तो अशोक का भी अगर काल देखा जाता है तो वह लगभग 125 बीसी जाता है, यानी जो 2600 बीसी तक का प्रमाण दे रहा है, उसे आप अगर कहेंगे कि उसे अंग्रेजों ने ओपियम की खेती करने के लिए बुलाया तो यह बात भूल होगी। आपके बारे में कहा जाता है कि आपको अफीम की खेती के लिए छोटानागपुर के इन प्रदेश में लाया गया है। इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के तारीख में यदि जनसंख्या का तुलना किया जाए तो हम देखते हैं कि झारखंड में मात्र 5% यानी 16 लाख उरांव हैं, 7% मुंडा यानी 22 लाख मुंडा है और 32 लाख उरांव है। उनकी जनसंख्या 5-7 क्रमशः 5, 7 और 10 है, जबकि कुर्मियों की जनसंख्या 24% से अधिक है, यानी अकेले कुर्मी की जनसंख्या बाकी जनजातियों से अधिक है। और ये पूरे उत्तर में पारसनाथ से लेकर दक्षिण में मयूरभंज तक और पूरब में मिदनापुर से लेकर पश्चिम में सरगुजा तक बसे हुए हैं। तो इतने बड़े क्षेत्र में अपने खेत, अपने गांव लेकर बसने वाले लोग, क्या लगता है कि ये हाल में आए हुए हैं? क्या इन्होंने 200 साल में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया अपने गांवों का और 80 लाख से अधिक की जनसंख्या? तो यह कहना कितनी भारी भूल होगी कि कोई बाहर से आया हुआ शरणार्थी जिसे किसी विशेष काम के लिए लाया जाए और उसकी जनसंख्या इस भूमि में सर्वाधिक हो जाए। यह एक कॉमन सेंस है समझने का। दूसरी बात, जब हम ईटी डाल्टन को पढ़ते हैं तो ईटी डाल्टन जब मानभूम में घूमते हैं और वहाँ के कुर्मियों से पूछते हैं कि आप यहाँ पर कितने दिनों से बसे हुए हैं, तो वे कहते हैं हम यहाँ 52 पीढ़ियों से बसे हुए हैं। और जब वे राजा पंचकोट से मिलते हैं तो राजा पंचकोट भी बोलते हैं कि हम लोग यहाँ 52 पीढ़ियों से हैं। तो 52 पीढ़ी का मतलब होता है कि एक पीढ़ी माने 100 साल में अगर 2 बुजुर्ग की मृत्यु होती है, यानी 52 साल का मतलब हुआ कि कम से कम 2600 साल यानी 600 बीसी से पहले। और दूसरा प्रमाण यह है कि अशोक के जौगढ़ के शिलालेख में लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में रहने वाले महत्तर जो कि कृषि कर्मकांड, अखान यात्रा और टूसू पर्व जैसे कृषि पर्व मनाते हैं। तो अशोक का भी अगर काल देखा जाता है तो वह लगभग 125 बीसी जाता है, यानी जो 2600 बीसी तक का प्रमाण दे रहा है, उसे आप अगर कहेंगे कि उसे अंग्रेजों ने ओपियम की खेती करने के लिए बुलाया तो यह बात भूल होगी। और तीसरा बात मैं यह कहना चाहूँगा कि झारखंड में 2014 में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ अधिसूचित क्षेत्रों में, यानी जहां पर एसटी लोगों की संख्या ज़्यादा है, और उन्हीं लोगों से पूछा गया कि वे कौन से देशी धान लगाते हैं। तो उन्होंने कम से कम 100 देशी धानों का नाम ऐसा बताया जिनका नाम की कुड़माली में है। तो आप बताइए ओपियम की खेती करने वाला 100 किस्म के धानों का पहचान कैसे कर पाया? तो यहाँ के जो कुर्मी हैं वास्तव में वो धान उपजाने वाले हैं और उन्होंने जितने भी खेत बनाए हैं वो धान उपजाने वाले खेत हैं। और इन्होंने 4 वैरायटी के खेत बनाए। पहला जो गोड़ा कहलाता है, दूसरा जो बायद कहलाता है, तीसरा जो कानाड़ी कहलाता है, चौथा जो बहियाड़ कहलाता है और पांचवा जो हीड़ कहलाता है। तो ये 5 तरह के इन्होंने खेत बनाए और 5 तरह के खेतों में कितने तरह के धान उगाए जाते हैं, यह सारा का सारा आपके बिरसा यूनिवर्सिटी के 2014 के जो रिसर्च 14 का जो रिसर्च हुआ है उसमें उन्होंने इन्हें उल्लेखित किया है उन धानों के नामों को। और उनके नामों को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे वे नाम कुड़माली में है। तो इससे क्या साबित होता है कि कुर्मी यहाँ पर मैंने 2600 साल का तो अभी पता चल रहा है, मैंने जो लिखित प्रमाण है, लेकिन वो तो तब की बात है जब
लोग मैंने अंग्रेज लोग यहाँ आए, लेकिन अंग्रेज लोग जो आए और यहाँ पर जमींदारी व्यवस्था मैंने जमींदारी कायम की तो किससे कर लेने के लिए किए थे? यहाँ जो पहले के बाशिंदे थे उन्हीं लोग से न कर रहे थे या बाहर वालों से कर रहे थे? तो आप बताइए कि इतने बड़े क्षेत्र में मैंने पारसनाथ से मयूरभंज 500 किलोमीटर से अधिक होगा, और आपका क्या कहते हैं मेदिनीपुर से लेकर सरगुजा 500 किलोमीटर से अधिक होगा। तो इतने बड़े क्षेत्र में 40,000 से अधिक गांवों को बनाना और लाखों हेक्टेयर खेतों को बनाना, क्या ये एक दिन का खेला था? क्या अंग्रेजों ने बना बनाया खेत इन्हें दिया था? तो इन तीनों बातों को जब देखते हैं तो उससे पता चलता है कि वो सिर्फ झूठ और झूठ बोल रहे हैं। चलिए, ये तो बात हुई। तो फिर एक ये कहा था कि आपका इतिहास में आपका स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है, इस तरह से कुछ जितने भी इतिहास है, जो दूसरे इतिहास लेखक है, उन किताबों में आपको बने उससे को मिलता नहीं है, आपको कोई शहीद नहीं मिलते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है। देखिए, लेखन का कार्य कब शुरू हुआ? 1850 के बाद शुरू हुआ। जो भी रिसर्च हुए वो 1850 के बाद हुए, और रिसर्च करने वाले लोग छोटे समूहों को ज्यादा पसंद करते हैं, बड़े समूह को नहीं। और हमारा जो बड़ा समूह था, हमारा बड़ा समूह ऐसा था कि वो सबको साथ लेकर चल रहा था। वो किसी को भी अपने से या अपने गांव के आसपास बसने से रोका नहीं। और वे लोग चूंकि बाद में आए और उन्होंने समझिए एक तरह से दूसरे के जमीन को कब्जा किया, तो उनके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन कुर्मी के पास देने को बहुत कुछ था। तो एक तरह से जब ऊपरी तौर पर देखा गया तो ये लोग एक भाषी थे। कुड़माली के हिसाब से अगर देखें तो बाकी सभी जातियां जो अभी जनजातियां हैं उनको छोड़ दें, उसके अलावे जितनी जातियां यहाँ पर थी वे हमारी भाषा बोलते थे और वे हमारे साथ रच बस गए थे, हमारे साथ हमारे त्योहारों को मनाते थे। तो उन्हें हम लोगों में कोई विशिष्टता नहीं दिखी, और उनकी चूंकि भाषा अलग तरह की थी, उनका माने रहन सहन अलग तरह का था, और वे लोग उतने मतलब खुले दिल वाले नहीं थे, और वे अपने अगल बगल में किसी को बसने नहीं देते थे, और वहाँ पर उन लोगों के साथ दूसरे लोग बसना भी नहीं चाहते थे। तो और लेखकों का होता था क्या कि हम कितना जल्दी अपना रिसर्च पूरा कर ले, तो उन्होंने छोटे छोटे समूहों को पकड़ा और उनके बारे लिख दिया। हमारे बारे में उन लोगों ने लिखा ही नहीं। यानी आपकी संस्कृति, आपकी भाषा, आपकी विशिष्टता लिए हुए ये आप मान रहे हैं जी। तो आप जैसे आपकी जो भाषा है तो आप अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलते हैं, ऐसा मानना है दूसरे लोगों का। उनका दावा है कि आप बंगाल में कुछ अलग बोलते हैं, झारखंड कुछ अलग बोलते हैं, या फिर उड़ीसा के लोग कुछ अलग बोलते हैं, कुछ से। देखिए, एक कॉमन सेंस का आदमी, आप गौर कीजिएगा, जैसी हिंदी हम झारखंड के लोग बोलते हैं वैसी हिंदी मध्य प्रदेश वाले नहीं बोलते हैं। उसके आगे जब आप यूपी चले जाएंगे तो वहाँ के भी लोग वैसा हिंदी नहीं बोलते हैं। यानी जैसे जैसे स्टेट बदलता है हिंदी बोलने का टोन बदलता चला जाता है, लेकिन वहाँ पर हिंदी का नाम नहीं बदलता है। उसी तरह बंगला में आप देखेंगे कि जो बंगला पुरुलिया में बोली जाती है वो वही बंगला बांकुड़ा में नहीं बोली जाती है। फिर आप मिदनापुर चले जाएंगे तो वहाँ वो बंगला नहीं बोली जाती है। फिर आप कलकत्ता चले जाएंगे तो वहाँ पर भी बंगला का टोन बदल जाता है, और जब मुर्शिदाबाद ढाका चले जाएंगे तो और भी बदल जाता है। लेकिन वहाँ पर टोन बदलते हैं लेकिन भाषा का नाम नहीं बदलता है। ये झारखंड एक ऐसा जगह है जहाँ पर सिर्फ टोन बदलने से भाषा का नाम को बदल दिया गया। और बदलने का काम किसने किया? जो बाहरी संस्कृतियाँ 1850 के बाद में यहाँ पर घुसी, जो लोग बाहर से आए, उन लोगों ने जब हमारी भाषा को अपने हिसाब से नहीं बोल पाया तो उन लोगों ने हमारी भाषा का नाम बदल दिया। जैसे आपके उत्तर में, उत्तर तरफ से मगध के लोग घुसे, मगही लेकर उन्होंने इसका नाम खोट्ठा डाल दिया। उसके बाद आपके रांची तरफ में, पश्चिम में, उधर से भोजपुर के लोग घुसे, उन्होंने हमारे भाषा को नगपुरिया बोल दिया, पचपरगनिया बोल दिया। तो ये भाषा जो पचपरगनिया है, खोटा है, नागपुरी है, ये कुछ भी नहीं है। ये कुड़मियों की बोली कुड़माली ही है। और हम लोग इसी बात को खास करके कुड़मी लोग नहीं समझ पाते हैं। आप समझिए, जब कुड़मी यहाँ हजारों साल से है, वो एक ही भाषा बोल रहा है, एक ही तरह के संज्ञा, एक ही तरह के सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, तो उसकी भाषा कैसे बदल गई?
सिर्फ नाम बदल दिया गया है, रैपर बदल दिया गया है। भाषा कुड़माली की कुड़माली ही है, और कुड़मी जन्म के कुड़माली छोड़ के दूसरी भाषा नहीं बोला। और जब आपने क्षेत्र बदल दिया, जब आपने भाषा के नाम पर राज्य बदल दिया, और एक ही नस्ल के लोगों को, एक ही नस्ल के लोग कुड़मी को बंगाल में जोड़ दिया गया, तो उन्हें बंगला पढ़ना पड़ गया, तो उनके भाषा में बंगला का टोन आ गया। उड़ीसा वाले को आपने उड़िया पढ़ा दिया, तो उड़ीसा के कुड़मियों में उड़िया का टोन आ गया। और हमारे झारखंड में मगही और भोजपुरी और मैथिली का छाप पड़ गया। बस अंतर यही हुआ है, कुड़मी का भाषा कुड़माली बदला नहीं है। सिर्फ कुड़मियों को सोचना होगा अपने मस्तिष्क में, अपने मनस्पटल में, कि उनकी भाषा नगपुरिया खोटा पचपरगनिया नहीं है, ये ऊपर का नाम है, उनका भाषा का नाम कुड़माली है। और इस आंदोलन का ये एक अभिन्न अंग है, जहां कुड़मी को यह बताना है कि उसकी भाषा कुड़माली है, इतर नहीं है। इसमें देखा जा सकता है कि इसमें अगर आपके तर्क की बात करें तो उसमें इसके समानता हम ले सकते हैं कि वहाँ के जो भले ही दूसरे अलग नाम दे भाषा का, लेकिन जो गीत होते हैं पारंपरिक नृत्य, हाँ, वे लगभग वही है। आप देखेंगे जितने भी करम के गीत हैं, जो करम का गीत पारसनाथ में गाया जाता है, वही करम का गीत आपके मयूरभंज में भी गाया जाता है, और वही करम का गीत आपके बंगाल में भी गाया जाता है, और वही करम का गीत रांची में भी गाया जाता है। और गीत चूंकि एक ही भाषा में है, गीत में तो भाषा नहीं बदला। और खास करके सोहराय का जो अहीरा गीत है, वो आप उड़ीसे का सुनिए, वो आप बंगाल का सुनिए, वो आप झारखंड का सुनिए, ये सारा का सारा आपको एक टोन और एक ताल और एक लय में मिलेगा। ये साबित करता है कि कुड़मियों की भाषा कुड़माली है। एक आरोप है कि एक कुड़मी समाज के ही लोग ही जैसे अपने रीति रिवाज को भूल करके अन्य जो नए जो कल्चर है तो उसको अडॉप्ट करने में सबसे आगे रहते हैं। नहीं, देखिए बात ऐसी नहीं है। कुड़मी कभी भी अपने पुरखैनी किसी भी रिचुअल या किसी भी नेग को या किसी भी पर्व या त्योहार को छोड़ा नहीं है। जैसे जितने बड़े बड़े त्योहार हैं, जैसे दिवाली, दिया जलाना, वो ऐसे भी दिया जलाता था, दिया जलाता है। अब रह गई कि दो बड़ी पूजा है, दुर्गा पूजा और काली पूजा। किसी कुड़मी के घर में नहीं होता है, लेकिन सार्वजनिक होता है। तो सार्वजनिक होता है तो वहाँ लोग मेला देखने तो जाते ही हैं, सारे लोग नया खरीदते हैं, तो इन लोग भी नया खरीदता है। लेकिन किसी के घर में स्थापित किया हुआ आपको दुर्गा या काली नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा कहना कि वो दूसरे का देखा देखी अपने यहाँ वो दूसरों के चीज़ों को घुसा लेता है, वैसी बातें नहीं है, वास्तव में नहीं है, ऊपर से दिखता है। लेकिन आप किसी भी कुड़मी घर में जाइए, एक भी घर कुड़मी बताइए कि जिसके घर में काली का स्थापना है। अब मान लीजिए इक्का दुक्का है, तो जो सभी कुड़मी के घर में रहेगा वही ना कुड़मी का कहलाएगा। और इक्का दुक्का अगर कोई कर रहा है या कहीं जाके शामिल हो रहा है, मेला लगेगा तो भाई लोग तो मेला देखने जाएगा। तो मेला देखने अकेले कुड़मी तो नहीं जाता है, बाकी जनजातियां भी जाती है। यहीं आप रांची में देख लो, कुड़मी रामनवमी जुलूस में भी जाता है और सारुल जुलूस में भी जाता है। तो जहां भीड़ लगेगी, मेला लगेगा, वहां तो लोग जाएगा। वो सामाजिक प्राणी है, समाज से एकदम से हटा हुआ प्राणी थोड़े।